हम अक्सर अपने आज को बेहतर बनाने के लिए भविष्य की चिंता को पीछे छोड़ देते हैं। जिंदगी को जीने के लिए और खास तौर से अपने मन मुताबिक जीने के लिए जरूरी है कि अपनी जरूरतों को समझें और उनके हिसाब से अपनी प्लानिंग करें। योर मनी का हमेशा यही मकसद होता है कि आपको न सिर्फ फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाए बल्कि आपके हर सपने, हर लक्ष्य को पाने में आपकी मदद करें। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल और आज इंश्योरेंस से जुड़े तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं policybazaar.com के CEO यशीश दहिया। आपका स्वागत है यशीश। योर मनी की शुरुआत करते हैं आपके काम की खबर से। सरकार ने बचत स्कीमों की नई ब्याज दरें घोषित कर दी हैं। 1 और 2 साल के टाइम डिपॉजिट पर 8.2% के बजाय अब 8.4% ब्याज मिलेगा। वहीं 3 साल के टाइम डिपॉजिट पर 8.3% के बजाय 8.4% ब्याज मिलेगा। 5 साल के आरडी पर 8.3% के ब्याज के बजाय 8.4% ब्याज मिलेगा। वहीं पीपीएफ पर भी 8.7% का ब्याज मिलता रहेगा और 5 साल के एनएससी पर 8.5% और 10 साल के एनएससी पर 8.8% का ब्याज यहां पर बरकरार रखा गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ई इंश्योरेंस की। ई इंश्योरेंस अकाउंट खोलने की नियम आसान होने वाले हैं। दरअसल फिलहाल इसे खोलने की प्रक्रिया काफी कठिन है और लोगों को इसके बारे में ठीक से पूरी जानकारी भी नहीं है। तो चलिए जानते हैं इंश्योरेंस खाता खुलवाने के क्या फायदे हैं और आप इसे कैसे और कहां खुलवा सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट से यहाँ पर चर्चा करते हैं। यशीश, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे हम, जैसे कि खबर आ रही है कि नियमों को आसान किया जाएगा, ई इंश्योरेंस खुलवाने के नियमों को, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी यही है कि क्या लोगों को ई इंश्योरेंस के बारे में पता है। अपने इंश्योरेंस को आप डीमैट फॉर्म में भी पा सकते हैं। अब आपको ये डीमैट फॉर्म में भी मिल सकता है। लोगों को इस बारे में बिल्कुल पता नहीं है। तो आपके साथ चर्चा की शुरुआत इसी से करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ ई इंश्योरेंस है क्या, क्यों जरूरी है आज की तारीख में ई इंश्योरेंस होना? देखिए, ई इंश्योरेंस होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसे आप कोई भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो उसमें एक बहुत अहम सवाल आता है केवाईसी का। और इस केवाईसी की वजह से लोगों को जब खरीदना होता है, कोई भी पॉलिसी इंश्योरेंस की लेनी होती है ऑनलाइन, उसमें उनको समय लगता है, उसमें उनको काफ़ी आगे पीछे होना पड़ता है डॉक्यूमेंट्स वगैरह पहुँचाने के लिए। तो जो आपका ई इंश्योरेंस है वो ये एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है क्योंकि आपको एक अकाउंट होने के बाद आपको बार बार अपना केवाईसी देने की जरूरत नहीं है। आपका एक बार अकाउंट हो गया है, आप उसके बाद जब भी इंश्योरेंस चाहें आप एक साथ ले सकते हैं। दूसरी बात, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता, उनकी फैमिलीज को ये पता नहीं होता कि उनके पास क्या क्या इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं। बहुत सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज अनक्लेम्ड चली जाती हैं या अनडॉक्यूमेंटेड चली जाती हैं। तो एक बार आपके पास अगर अकाउंट होगा तो उस अकाउंट में वो सबकी सब पॉलिसीज एक साथ एक वॉलेट की तरह से रह सकती हैं और कंज्यूमर को उसमें बहुत फायदा है ट्रैक करने के लिए क्योंकि सारी पॉलिसी से साथ क्या हो रहा है। अब आईआरडीए ने 5 कंपनीज को ये चांस दिया है कि वो एसेंशली एक रिपोजिटरी की तरह से ऑपरेट करें और इन रिपोजिटरीज में जाकर कोई भी इंसान अपना एक ई अकाउंट खोल सकता है। लेकिन ई अकाउंट से पहले जो ई इंश्योरेंस, जो एक पॉलिसी स्टार्ट करना होता है, अभी तक के लिए जो ई इंश्योरेंस हो रही है वो तकरीबन 1% से भी कम है। तो हमारे देश में हर महीने तकरीबन 25 लाख पॉलिसी बिकती हैं। इसमें से तकरीबन 25,000 पॉलिसी ऑनलाइन होती है। तो 1,000 हर लाख पे मतलब तकरीबन 1% पॉलिसीज होती हैं। तो वो बहुत ही छोटा अमाउंट है अभी भी और ई इंश्योरेंस होने से ये काफ़ी बढ़ सकता है। लेकिन ये अभी तक पॉपुलर नहीं है क्योंकि इसको पॉपुलर इंश्योरेंस एक ऐसा प्रोडक्ट है जो ज़्यादातर बेचा जाता है, खरीदा नहीं जाता। इसलिए इसमें जो बेचने वाले हैं उनकी मदद काफ़ी चाहिएगी कि एक एक करके अकाउंट्स ऑनलाइन होते जाए, पर कंज्यूमर को काफी कन्वीनियंस होगा इसमें से। बिल्कुल, यहाँ पे साफ तौर से जैसे कि आपने पॉइंट आउट किया, अवेयरनेस की बिल्कुल कमी है लेकिन कन्वीनियंस बहुत ज़्यादा है। लेकिन आपने कहा 5 रिपोजिटरीज यहाँ पर बताए गए हैं, नामांकित किए गए हैं। क्या मुझे उनको कुछ पैसे देने की ज़रूरत पड़ेगी? क्या ये काम का कोई चार्ज किया जाएगा? जी, ये कंपनीज आपको चार्ज नहीं करेंगी, लेकिन ये कंपनीज जो इनके जो इंट्रोड्यूसर्स होते हैं, जो इनको इंट्रोड्यूस कराएंगे, उन लोगों को वो कंपनीज कुछ चार्ज दे सकती हैं। ये मतलब कि जो इंश्योरेंस कंपनी है, तो आप एक रिपोजिटरी हैं, आपने एक इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी उस रिपोजिटरी में डाली है, तो रिपोजिटरी को एक थोड़ी सी फीस मिल सकती है और वो फीस वो जो उनके इंट्रोड्यूसर हैं उन्हें ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन वो फीस इस समय काफ़ी छोटी है। तो जहाँ तक मुझे मालूम है 25 रुपये से 100 रुपये के बीच में वो फीस है। उस फीस पर वाजिब नहीं है कि कोई इंश्योरेंस, देखिए जब एक इंश्योरेंस पॉलिसी बिकती है आज
उस पर एक डिस्ट्रीब्यूटर तकरीबन 3,000 से 5,000 रुपये तक कमा सकता है। तो उसमें 25 रुपये का या 100 रुपये का कोई मायना नहीं होता कि वो इसकी वजह से इस प्रोसेस की मदद करे। तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि किस तरह से इंसेंटिवाइज किया जाए डिस्ट्रीब्यूटर कम्युनिटी को कि वो ई इंश्योरेंस का साथ दें। और थोड़ा डर डिस्ट्रीब्यूटर को ये भी है कि अगर ई इंश्योरेंस होने लग गया तो कस्टमर कहीं उन्हें बाईपास तो नहीं कर जाएंगे। तो ये थोड़ा सा इसके बारे में और सोचने की जरूरत है। थोड़ा सा इसको स्केल अप करने के लिए, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर कम्युनिटी को साथ लेके चलना पड़ेगा। यशीश, यहाँ पे एक और अहम सवाल ये है कि क्या लाइफ, हेल्थ और जनरल तीनों तरह के इंश्योरेंस को हम ई इंश्योरेंस में तब्दील कर सकते हैं? आप किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी को ई इंश्योरेंस में तब्दील कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा आपको लाइफ इंश्योरेंस में है। देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस, जो भी जनरल इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं, आप इसको हर साल खरीदते हैं, हर साल एक नई पॉलिसी बनती है। तो ज्यादातर लोगों को पता होता है कि वो कौन सी उनकी हेल्थ पॉलिसी या कौन सी उनकी मोटर पॉलिसी चल रही है। लेकिन अगर आप किसी से पूछेंगे उनके पास कितनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, वो कब चल रही हैं, कब उनको पैसा मिलना है, कितना पैसा मिलना है, और स्पेशली कोई अगर हादसा हो जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, तो इन पॉलिसीज का हिसाब मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेरे ख्याल सबसे ज्यादा फायदा इसमें लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज पर है, क्योंकि वो लंबे अरसे की पॉलिसी होती हैं, कई बार 20 साल, 30 साल, कई तो होल ऑफ लाइफ पॉलिसी होती हैं। 26 साल के इंसान ने ली थी, 100 साल तक चलने वाली हैं। अब 74 साल बाद किसको पता है वो पॉलिसी कहाँ है। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में इनकी अहमियत ज़्यादा है। एनुअल पॉलिसीज में इसकी अहमियत इसलिए कम है क्योंकि कस्टमर एंगेजमेंट उन पॉलिसी से पहले ही काफ़ी ज़्यादा है। बिल्कुल। तो यहाँ पर हमने सुना ई इंश्योरेंस के इम्पोर्टेंस के बारे में। बेसिकली ई इंश्योरेंस आपका एक कंप्लीट इंश्योरेंस पोर्टफोलियो बनाने का एक प्लेटफॉर्म है, जहाँ जो कि न सिर्फ कन्वीनियंट है, आसान है, बल्कि यहाँ पर रिस्क फ्री भी है। फिलहाल योर मनी में वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। बताएंगे आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना क्यों है ज़रूरी और कैसे होता है हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले, आपको किन बातों का यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। इन सब पर करेंगे चर्चा इस ब्रेक के बाद। श्योर मनी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, और मेरे साथ बने हुए हैं policybazaar.com के यशीश उथैया। लेते हैं पहले दर्शक का सवाल। यहाँ पर हमें यशीश जलगांव से विकी ने अपना सवाल भेजा है ईमेल के जरिए। जानना चाहते हैं कि इनके लिए बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कौन सा होगा। इनकी उम्र 29 साल की है और इनकी वाइफ है जिनकी एज है 25 ईयर्स, बेटी है इनकी 3 साल की, और अभी तक मेरे ख्याल से इन्होंने अपने लिए कोई भी हेल्थ प्लान नहीं लिया है, और बाकी डिटेल्स की एम्प्लॉयर के जरिए इनके पास है कोई हेल्थ प्लान या नहीं वो यहाँ पर नहीं दी गई है। साथ ही टर्म प्लान लिया है या नहीं उसकी भी कोई डिटेल्स नहीं दी गई है। बहुत ही स्पेसिफिकली इनको अपने लिए एक हेल्थ प्लान चाहिए अपनी फैमिली के लिए। तो यशीश, यहाँ पर आप इनको कोई फैमिली फ्लोटर रेकमेंड करना चाहेंगे? बिल्कुल जी। जब तक फैमिली में जो 2 एडल्ट्स हैं उनकी एज 45 ईयर्स से कम है और छोटे बच्चे फैमिली में हैं जो कि 15 से 18 साल से कम उम्र के हैं, फैमिली फ्लोटर रेकमेंड की जाएगी। लेकिन फैमिली फ्लोटर के साथ साथ मैं इनसे ये भी रेकमेंड, तकरीबन जो भी इनकी इनकम है उसके तकरीबन वन टाइम्स और 5 से 7 लाख रुपए तक का ये प्लान ले सकते हैं। मैं इन्हें ये भी एडवाइस करूंगा साथ में क्रिटिकल इलनेस प्लान ज़रूर लें। क्रिटिकल इलनेस यानी कि वो बड़ी बीमारियां जो कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, आपका हार्ट डिजीज़ या कैंसर या इस तरह की जो बड़ी बीमारियां होती हैं जो बताकर नहीं आती, आ जाती हैं, और जब आती हैं तो बहुत ज़्यादा खर्चा कराती हैं। तो एक क्रिटिकल इलनेस कवर और लें उसके एडिशन, जो कि अगर ये 5 लाख की पॉलिसी ले रहे हैं कम से कम 5 लाख रुपए का और क्रिटिकल इलनेस प्लान लें। बहुत सारी प्लान्स हैं। देखिए, इन्फ्लेशन के साथ साथ अगर प्लान का कवर बढ़ेगा तो इनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अभी जैसे अपोलो म्यूनिक का जो रिस्टोर प्लान है उसमें इन्हें क्या फ़ायदा होता है, इनका 50% हर साल इनका सम अश्योर्ड जो इनका कवर है वो बढ़ता रहता है जब तक कि वो तकरीबन दुगना नहीं हो जाता। जो रेलीगेयर का प्लान है उसमें भी ऐसे ही बढ़ता है, लेकिन उसमें थोड़ा कम बढ़ता है, 10% हर साल बढ़ता है, जब तक 50% नहीं बढ़ जाता। जो आपके पास प्लान्स हैं भारतीय एक्सा का और L&T इंश्योरेंस का, इसमें क्रिटिकल इलनेस के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड रहते हैं। मैंने ये भी एडवाइस करूंगा क्योंकि अभी तक काफ़ी यंग फैमिली है, तो एक इसे हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मानते, इसे डिसेबिलिटी कवर मानते हैं। एक सिग्निफिकेंट
पर्सनल एक्सीडेंट कवर भी ये प्लीज ले लें, क्योंकि इन्होंने टर्म इंश्योरेंस बोला, इन्होंने लिया है, इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो मेरे हिसाब से एक बेस हेल्थ प्लान तकरीबन इन्हें 10 से 11,000 रुपए में ये कवर मिल जाना चाहिए। बेस हेल्थ प्लान प्लस क्रिटिकल इलनेस कवर ले लें और साथ में एक पर्सनल एक्सीडेंट कवर ले लें। अगर इन्हें ये है कि इन्हें कवर ज़्यादा लेना है तो एक बहुत आसान तरीका है, एक सुपर टॉपअप करके प्रोडक्ट आता है। तो अगर आपका 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस आपको 8,000 रुपए में मिल रहा है, तो आप उसे 10 लाख का बना सकते हैं सिर्फ 2-2.5 हज़ार रुपए और खर्च करके, और उसे सुपर टॉपअप प्रोडक्ट कहते हैं। ये नया प्रोडक्ट आया है, इससे आप अपना कवर बढ़ा सकते हैं और वो अच्छी तरह से कवरेज देता है इस प्रोडक्ट के लिए। तो मैं यही एडवाइस करूंगा, बेस प्रोडक्ट, सुपर टॉपअप प्रोडक्ट, क्रिटिकल इलनेस, ये ले लें, काफ़ी सेफ रहेगा। और लेते समय ये जरूर देख लें कि को पेमेंट्स ना हो, इसमें कोई एक्सक्लूजन्स ना हो, इसमें जो नेटवर्क हॉस्पिटल है वो इनके लिए ठीक हो, और आखिरी चीज एक रेपुटेशन, जो क्लेम्स हैंडलिंग रेपुटेशन है वो भी थोड़ी जांच लें। जी, ओवरऑल समझना चाहूंगी मैं, यहाँ पे प्रीमियम जो है वो किस रेंज में होगा, किस रेंज के पर होगी इन तमाम पॉलिसीज के लिए जो ये लेना चाहेंगे? अगर ये 5 लाख रुपए का बेस हेल्थ कवर और उसके ऊपर 5 लाख रुपए का क्रिटिकल इलनेस कवर लेना चाहेंगे, तो इन्हें 10,000 से 11,000 रुपए में काफी अच्छी पॉलिसीज मिल जाएंगी पूरी फैमिली के लिए। यशीष, यहाँ पे थोड़ा सा हेल्थ इंश्योरेंस के ब्रॉडर पर्सपेक्टिव वही बात करते हैं। यहाँ पे आपने इनको फैमिली फ्लोटर रेकमेंड किया है, लेकिन अगर इनके पेरेंट्स भी है तो उनके लिए तो मेरे ख्याल से इनको अलग इंडिविजुअल हेल्थ पॉलिसीज लेनी होगी। इस तरह के सिनेरियो में आप क्या रेकमेंड करेंगे? जी, 45 ईयर्स से ऊपर जब उम्र हो जाती है तो हम रेकमेंड करते हैं कि कस्टमर्स अपनी इंडिविजुअल प्लान लेना शुरू कर दें। इसका कारण ये होता है कि 45 ईयर्स के बाद कभी कभी क्रॉनिक डिजीजेस सेट इन होने का चांस ज़्यादा होता है, और अगर एक बार क्रॉनिक डिजीज सेट इन हो जाए तो आपका थोड़ा सा प्राइस बढ़नी शुरू हो जाती है प्रोडक्ट की। इसकी अगर आप इंडिविजुअल रखेंगे तो दोनों, अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो दोनों की एक साथ नहीं बढ़नी शुरू होगी, तो कम से कम सिर्फ एक की ही का ही कॉस्ट बढ़ेगा। तो इसलिए 45 ईयर्स से ऊपर हम रेकमेंड करते हैं अलग अलग रखें, और स्पेशली अगर आप पेरेंट्स के लिए ले रहे हैं जो कि शायद 60 की रेंज में हैं, तो उनके लिए तो डेफिनेटली आप इंडिविजुअल प्लान्स लें, क्योंकि वही उनके लिए बेहतर रहेंगी। एक का बैड क्लेम एक्सपीरियंस दूसरे को इम्पैक्ट नहीं। एक चीज़ बहुत सिंपल समझ लेनी चाहिए, 70% जो हेल्थ इंश्योरेंस का कॉस्ट आता है वो क्रॉनिक डिजीज से आता है। क्रॉनिक डिजीज यानी कि जो बार बार होती रहती हैं, एक बार होने के बाद वो बार बार वही डिजीज इंसान को परेशान करती है, तो उस सिचुएशन में क्लेम्स मैक्सिमम आते हैं। तो इसको अलग अलग रखना ठीक रहेगा एक उम्र के बाद। सीनियर सिटीजन प्लान्स लिए जा सकते हैं पेरेंट्स के लिए? सॉरी, मैं क्वेश्चन समझ नहीं पाया। सीनियर सिटीजन प्लान्स लिए जा सकते हैं अगर हाँ, सीनियर सिटीजन प्लान बिल्कुल ले सकते हैं आप सीनियर सिटीजन प्लान। सीनियर सिटीजन प्लान्स में क्या होता है, ये वो प्लान्स होते हैं जहां पे अगर कोई मेडिकल कंडीशन, देखिए आप बिना सीनियर सिटीजन प्लान भी आप बेस प्लान्स ले सकते हैं। अगर आप बिल्कुल फिट हैं, आप मेडिकल में थ्रू होने वाले हैं, कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज नहीं है। लेकिन अगर प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस सेट इन हो चुकी हैं तो कई सीनियर सिटीजन प्लान्स हैं जहां पे थोड़ा बहुत को पेमेंट लेने के बाद 20 से 50% को पेमेंट लेने के बाद, को पेमेंट यानी कि अगर 2 लाख रुपए का क्लेम आएगा तो 1 लाख रुपया वो इंसान जमा करेगा। अगर 50% हुआ, 20% हुआ तो 40,000 रुपये इंसान खुद जमा करेगा। तो ऐसे को पेमेंट के साथ कई बार अगर हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है तब भी आपको सीनियर सिटीजन प्लान्स आराम से मिल सकते हैं। तो सीनियर सिटीजन प्लान्स लेने में फायदा है अगर हेल्थ कंडीशन थोड़ी डिटीरियरेट कर चुकी है तो। और ये प्लान्स स्पेशली अबव 60 काफी हेल्पफुल रहते हैं। कंज्यूमर जिनको बाकी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिल सकता, सीनियर सिटीजन प्लान के थ्रू आगे बढ़ सकते हैं। यशीष, यहाँ पे हमने बात कर ली इंडिविजुअल पॉलिसीज की और साथ ही फैमिली फ्लोटर प्लान्स की बात हो चुकी है, लेकिन अक्सर योर मनी पे हमें सवाल आते हैं जहाँ पे लोग कहते हैं कि हम अपने एम्प्लॉयर के जरिए कवर्ड हैं किसी ग्रुप पॉलिसी में, तो क्या हमें अपने लिए अलग से हेल्थ पॉलिसी लेनी जरूरी है या नहीं? देखिए, मेरे हिसाब से एक बार अगर एक क्रॉनिक डिजीज सेट इन हो गई ना, तो हेल्थ इंश्योरेंस मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और हेल्थ इंश्योरेंस के हेल्थ के कॉस्ट तो बढ़ ही रहे हैं। तो इतने सारे सवाल आते हैं जब इंसान कहता है कि मैं 50 साल का हो गया हूं, ये डिजीज हो गई है, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी मुझे पॉलिसी देती नहीं है। क्यों नहीं देती? मैं IRDAI को कंप्लेन करूंगा, मैं इसको कंप्लेन करूंगा। भाई, इंश्योरेंस कंपनी एक बार डिजीज सेट इन होने के बाद बहुत बार पॉलिसी देने से कतराती है। और अगर आपके पास इंडिविजुअल प्लान नहीं है, आपके पास सिर्फ कंपनी का प्लान है, तो हो सकता है जब आप इंडिविजुअल प्लान लेने जाएं, अगर आपके पास डिजीज सेट इन हो चुकी है तो आपको ना मिले। तो इसलिए डिजीज सेट इन होने से पहले प्लान शुरू करना बहुत जरूरी है और अपना सही कवर ढूंढना बहुत जरूरी है। उसके बाद कवर भी आसानी से नहीं बढ़ता है। दूसरी बात, आप जब जॉब चेंज करते हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी रहता है कि आप अपना खुद का कवर रखें। तीसरी बात, अगर आप देखेंगे जो कॉर्पोरेट प्लान्स होते हैं उनमें कुछ फायदे हैं, क्योंकि पहले दिन से स्टार्ट हो जाती हैं, वेटिंग पीरियड नहीं होते, लेकिन वो कवर्स
काफ़ी लिमिटेड होते हैं, 1 लाख से 3 लाख रुपए के कवर्स होते हैं। अगर कोई सिग्निफिकेंट क्रिटिकल इलनेस हुई या कोई सिग्निफिकेंट डिजीज हुई तो आपको बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर पाएंगे वो कवर्स, और इसलिए आपको फ़ायदा रहता है अगर आप अपने इंडिविजुअल प्लान भी रखें। और अभी जैसे मैंने बताया, आप सुपर टॉपअप जो प्लान है, आपके पास 3 लाख रुपए का कंपनी कवर है, आप अगले 7 लाख रुपए का सुपर टॉपअप प्लान ले लीजिए। आपको 2000, अगर आप यंग हैं तो कुछ एजेस में तो 700-800 रुपए का भी है ये प्लान, तो उसमें काफ़ी फायदा हो जाएगा। बिल्कुल, तो यहाँ पे हेल्थ प्लान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो है प्रीमियम, कैश सेटलमेंट की प्रक्रिया कैसी है, कैशलेस फैसिलिटी है या नहीं, रूम रेंट और पहले से मौजूद बीमारी की कवरेज, किन कुछ बातों का आपको ध्यान देना होगा कोई भी हेल्थ प्लान लेने से पहले। फिलहाल योर मनी में वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि मौजूदा पॉलिसी से खुश नहीं है और नई पॉलिसी लेने के बारे में सोच रहे हैं तो कब ले फैसला। पॉलिसी की स्विचिंग के बारे में बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। अब आपने आपकी ज़रूरत के हिसाब से पॉलिसी तो ले ली, लेकिन किसी ना किसी की वजह से आप इंश्योरेंस पॉलिसी से संतुष्ट नहीं है, तो यहाँ आपके पास इसे बदलने का पूरा ऑप्शन होता है। राशि महेश्वरी बता रही हैं कि हेल्थ पॉलिसी की स्विचिंग करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। राशि, क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए पॉलिसी स्विच करते वक्त? देखिए, पॉलिसी बदलने से पहले सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि कब आपको पॉलिसी स्विच करने पे फैसला लेना चाहिए। सबसे पहले देखें कि नई पॉलिसी पर कितना प्रीमियम मिल रहा है। अगर ये मौजूदा पॉलिसी के कंपैरिजन में काफ़ी कम है तो आप पॉलिसी ज़रूर स्विच कर सकते हैं। साथ ही अगर नई पॉलिसी में कोई सब लिमिट नहीं है और नई पॉलिसी लाइफ लॉन्ग के लिए कवर दे रही है तो यहाँ आप ज़रूर पॉलिसी स्विच कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपका मौजूदा जो आपकी कंपनी है आप उसकी सर्विस से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है तो यहाँ पर आप पुरानी पॉलिसी बंद करके नई हेल्थ पॉलिसी जरूर लें। आपने पॉलिसी को अब स्विच करने का मन बना लिया है तो यहाँ पर यह ध्यान रखें कि नई बीमा कंपनी के पास पॉलिसी रिन्यूअल की आखिरी तारीख के तकरीबन 45 दिन पहले पोर्टिंग के लिए यहाँ पर अप्लाई करें। और यहाँ पर यह भी ध्यान रखें कि पोर्टिंग की प्रोसेस के दौरान कहीं हेल्थ इंश्योरेंस का जो कवर है वो नहीं खत्म हो रहा है। अगर पुरानी पॉलिसी के बाद आपको कोई नई बीमारी का पता चलता है तो पोर्टिंग के समय ही नई पॉलिसी लेते समय अपने इंश्योरेंस को इसकी जानकारी जरूर दें। तो यहाँ पर ये कविता कुछ जरूरी टिप्स थी जब आप अपनी पॉलिसी बदल रहे हैं, पुरानी पॉलिसी बंद करना चाहते हैं, नई पॉलिसी लेना चाहते हैं, तो इन टिप्स का ध्यान जरूर रखें। शुक्रिया राशि। तो यशीश, यहाँ पे तो हमने बात की है हेल्थ प्लान स्विच करने की, लेकिन मैं फिर से आना चाहूँगी क्रिटिकल इलनेस और एक्सीडेंटल कवर्स पे। अक्सर कई तरह के सवाल आते हैं कि इनके राइडर्स लिए जाने चाहिए या इन तरह की पॉलिसीज लेनी चाहिए। प्रीमियम के लिहाज से किस तरह की पॉलिसी या राइडर किफ़ायती होते हैं? देखिए, क्रिटिकल इलनेस और पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसीज जो होती हैं ये आप दोनों तरह से ले सकते हैं, राइडर्स भी और स्टैंड अलोन भी। स्टैंड अलोन पॉलिसी का ये फायदा रहेगा कि उसकी ड्यूरेशन अलग है और वो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड नहीं है। तो अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पे आपको एक्सपीरियंस ठीक नहीं हो रहा और आप उसे चेंज करना चाहते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो आप नई पॉलिसी में जाएं उसमें भी साथ में क्रिटिकल इलनेस प्लान अटैच्ड हो। तो अगर एक राइडर की तरह से होगा तो वो आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है। आप इसे अगर एज अ अटैच्ड पॉलिसी लेते हैं तो आप एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ भी ले सकते हैं। जरूरी नहीं आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ ही लें। उसमें फ़ायदा ये रहता है कि आपको लंबे अरसे तक फिक्स्ड प्राइस प्रोडक्ट मिल जाता है, जबकि हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होगा, आपको हर साल प्रीमियम भरना है तो उसकी कीमत हर साल बढ़ सकती है, घट भी सकती है, पर ज़्यादातर बढ़ती है। तो उसमें आपको थोड़ा सा कॉस्ट का इम्पैक्ट आ सकता है। तो क्रिटिकल इलनेस में मैं यही कहूँगा, क्योंकि क्रिटिकल इलनेस ऐसी है जो कि एकदम से तो आएगी नहीं, कुछ ना कुछ पहले बीमारी होगी, क्रॉनिक थोड़ा सा बनेगा, उसके बाद जाके क्रिटिकल इलनेस कई बार आती है। तो बेहतर रहेगा अगर आप एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी लें जो कि एक फिक्स्ड प्राइस पे हो। तो हम जो लाइफ इंश्योरेंस अटैच्ड पॉलिसीज हैं उनको काफ़ी रेकमेंड करते हैं इसमें। चलिए, तो आज हमने पूरी चर्चा कर ली है हेल्थ पॉलिसी पर। बहुत बहुत शुक्रिया यशीश आज शो पर आने के लिए। थैंक यू। योर मनी में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।